हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन जीएस। सो हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे जीएस को कवर करेंगे। तो अभी पॉलिटी को कवर कर रहे हैं, फिर जैसे जो होगा फिर आगे देखा जाएगा। ठीक। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे थे, देख लिए थे। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स नहीं देखे हैं अभी। वो क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया देखे थे, किस तरीके से स्टेट को यूनिफाई किया गया था, किस तरीके से स्टेट बना, उसके बारे में देखे थे। उसके बाद इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, उसके बारे में देखे थे। तो ये सब देखे। आज एक नया टॉपिक प्रियम्बल के बारे में देखे थे। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब इस फंडामेंटल राइट्स को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक। देखिए, फंडामेंटल राइट्स में आप जब आते हैं तो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविजन है, कहाँ से कहाँ तक किस आर्टिकल्स में दे रखा है, दिस इज नॉट अ वेरी बिग क्वेश्चन। बिग क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भाई सबसे पहले हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानना जरूरी है। जैसे देखो, आप एज ए ह्यूमन आप एज ए ह्यूमन कुछ ऐसी आपकी एक जरूरत होती है, नीड होती है, कुछ ऐसा आपका कार्य होता है, वो आपको एज ए ह्यूमन डिफाइन करता है। जिसके थ्रू यदि वो राइट्स आपको हटा दिया जाए तो आपका जो आप जो डेवलपमेंट होना होना चाहिए वो आपका नहीं हो, वो आपका नहीं हो पाएगा। और वो राइट्स यदि आपके पास नहीं रहे तो आप में और एनिमल में, ये आप में और ये जो एक मतलब कह सकते हैं कि गुलाम में, वो डिफरेंस नहीं होगा। मतलब कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो किसी भी व्यक्ति या किसी भी मानव, किसी भी ह्यूमन बीइंग के जीने के लिए, उसको लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए वो एसेंशियल होता है। दिस इज द काइंड्स ऑफ फंडामेंटल, जिसे कि वो फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। जो फंडामेंटल, भाई ये तो फंडामेंटल नीड्स है। जैसे कि मान लो कि खाना एक क्या हो गया, फंडामेंटल्स है। हवा, ऑक्सीजन लेना। जैसे कि मान लो कि आप स्वच्छ वातावरण में रहना, ये सब क्या हो गया, फंडामेंटल। जिसके बिना इंसान नहीं रह सकता है। जिसके बिना इंसान नहीं रहना मतलब क्या, उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। एक होता है हवा पानी, ये बंद कर देंगे तो इंसान मर जाएगा। लेकिन एक चीज ये होता है जो भाई कुछ ऐसे राइट्स है जो उसको हम खत्म कर दें तो इंसान का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। फिर वो इंसान इंसान नहीं रहेगा, वो फिर ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग नहीं रहेगा। वो क्या हो जाएगा, पपेट हो जाएगा फिर। समझ गए। तो उससे क्या होता है कि जो भाई उससे एक कंट्री का कैरेक्टर डिफाइन होता है। यदि किसी कंट्री का देखना है तो भाई उस कंट्री के अंदर आप ये देखो जो उस कंट्री में लोगों के पास में क्या क्या राइट्स, जो राइट्स है वो कितना है, उससे क्या पता चलेगा जो भाई उस कंट्री का क्वेश्चन मतलब किस तरीके कैरेक्टर है। जैसे मान लो ये अरेबियन में देखते हैं तो वहां पे फंडामेंटल राइट्स पे देखोगे कि बहुत सारा राइट्स वहां पे लोगों के पास नहीं है। ठीक। तो फिर उसको वो उस चीज को जोड़ के चलते हैं किससे, उसको उसको चीज से जोड़ के चलते हैं कि भाई ये इट इज अ पार्ट ऑफ आवर रिलीजन। उसको रिलीजन के पार्ट से कुछ लोग जोड़ के चलते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरे आइडियोलॉजी जब लिबरल वाले जब देखता है उसको, तो देखते हैं भाई इट इज अगेंस्ट द fundamental rights and it is against the fundamental rights, it is against the natural rights as a human। ठीक। जैसे देखो आप यदि अरब अरब में देखोगे तो वहां पे लोगों के पास इससे पहले कार ड्राइव करने का भी नहीं था। कार ड्राइव करने का भी राइट्स नहीं था किसमें, वोमेन को। तो इसको वहां के लोग ये कहते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ आवर रिलीजन। रिलीजन कल्चर इस सब के पार्ट्स को दिखाते हैं। तो भाई हम अपने रिलीजियस जो हमारा राइट्स मतलब रिलीजियस जो थॉट है, जो आइडियोलॉजी है, जो कल्चर है, उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनका ये कहना है। ठीक। लेकिन जब देखोगे यहाँ पे जब लिबरल थॉट आता है, लिबरल थॉट आता है तो वो कहता है नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग आपको अपने इंटरेस्ट या अपने डिजायर को पूरा करने का आपका राइट्स होता है। ठीक। तो उसको डिजायर होने के बाद भी आप नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल। तो ये चीज देखे लिबरल थॉट ये कहता है, और ये वहां का जो कंजर्वेटिव थॉट्स है ये कहता है। ठीक। तो लिबरल का कहना है कि भाई यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स नहीं है, किसके लिए, महिलाओं के लिए। लिबर्टी नहीं है महिलाओं के लिए। ठीक है, ये चीज हो गया। तो ये होता है फंडामेंटल। जैसे कि देखो, एक आपने ईरान में देखा होगा, ईरान के बारे में सुना होगा कि ईरान में हुआ था एक लड़की थी, वो पब्लिक प्लेस पे बिना बुरके की आ गई थी, बिना बुरका की आ गई थी। तो उसका क्या हो गया, पुलिस ने अरेस्ट किया, उसमें उसका डेथ हो गया। तो उसके बाद क्या प्रोटेस्ट हुआ, तो वहां कहता है कि भाई इसको हम मोरल पुलिसिंग के ग्राउंड पे इसको हम उसको अरेस्ट किए, क्योंकि उस लड़की के पास इतना राइट्स नहीं है कि वो पब्लिक प्लेस पे, क्योंकि वो वुमेन है और हमारा जो कल्चर है, हमारी जो रिलीजन है, हम उस राइट्स को ज्यादा
प्रोटेक्ट करने ज्यादा प्रेफरेंस दे रखे हैं, रेदर कि हम वोमेन की लिबर्टी और उसका जो एक लिबरल थॉट है एज ए ह्यूमन, उस राइट्स को हम इसको ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, इसको ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, किसका क्या इंटरेस्ट है नहीं है वो हम अलग बात है, लेकिन इसके अगेंस्ट किया गया। तो यहाँ पे आप देखो क्या इसका फंडामेंटल राइट्स खत्म किया गया। फंडामेंटल राइट एज ए ह्यूमन बीइंग, उसका मतलब डिजायर तो नहीं पूरा हुआ। ठीक, उसका डिजायर क्या था, भाई हम बाहर बिना बुरके के घूमे या हम पब्लिक प्लेस पे जाए, लेकिन उसके डिजायर तो नहीं पूरा हुआ। तो मतलब एज ए उसका एक मतलब बहुत बड़े इंटरेस्ट को खत्म किया गया, दबा दिया गया। ठीक, तो ये चीज है, समझ गए। तो एक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कुछ राइट्स होना चाहिए, वो फंडामेंटल राइट्स में आता है। ठीक, जैसे कि मान लो राइट टू रिलीजन, राइट टू रिलीजन एज ए ह्यूमन बीइंग, मेरे पास ये राइट होना चाहिए भाई हम किस भगवान को माने नहीं माने, कैसे उनको मैं आगे मतलब उस आइडिया को मैं आगे बढ़ाऊं, ये होना चाहिए भाई। मतलब इक्वलिटी होना चाहिए हमारे एज ए ह्यूमन बीइंग, हमें और दूसरा मतलब 10 लोगों के बीच कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसको गवर्नमेंट प्रेफरेंस करते हैं, इसको स्टेट प्रेफरेंस करते हैं, इसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिले, इसको नहीं मिली, ये नहीं है। एक इक्वलिटी होना चाहिए सभी में। तो ये सब क्या हो गया, आपका एक फंडामेंटल राइट्स हो गया आपका। जो भाई स्टेट जो राज्य है, जिस राज्य को हमने बनाया है, जिस राज्य को यहाँ के लोगों ने मिलकर बनाया है, उस राज्य में जो स्टेट है, जो राज्य है, वो सभी को एक ट्रीटमेंट करे। और हमारा जो अपना डिजायर है, हमारी जो एक अपनी एक पहचान है, उसको आगे बढ़ाने में स्टेट एक बैरियर ना बने, स्टेट किसी और को प्रेफरेंस ना दे। हमारी जो स्वतंत्रता है, एक स्वतंत्रता जैसे घूमने का, जाने का, खाने का, इस सब की जो स्वतंत्रता है वो उसको बनाई, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल कैरेक्टर। ये हमारा है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। यदि स्टेट ये रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि भाई तुम मतलब घूम नहीं सकते हो, तुम ये खा नहीं सकते हो, तुम ये पहन नहीं सकते हो, तो वो क्या हो जाता है कि भाई आप एज ए ह्यूमन बीइंग उसके जो लिबर्टी है उसको आप दबा रहे हैं, तो मतलब उसके फंडामेंटल राइट्स का वो अगेंस्ट जा रहा है। सो उसकी डेवलपमेंट को आप रोक रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है फंडामेंटल राइट्स। अब हम जब देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखेंगे, तो हमारे संविधान के अंदर किस कहाँ से लेकर 12 to 35 तक ये एक आर्टिकल्स है, उसमें फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई है, फंडामेंटल राइट्स की। और फंडामेंटल राइट्स जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत प्रभावित है, वहाँ के जो बिल ऑफ राइट्स है उसी से बहुत प्रभावित है। ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत प्रभावित है। अब देखो यदि आप जब अमेरिकन को देखोगे, तो अमेरिकन क्या बना है, एक फेडरेशन बना हुआ है, 13 स्टेट मिलके आया है। अब वहां पे क्या बनाया है, क्या एक बना, चल भाई 13 स्टेट मिलकर बोला, एक बोला कि एक संगठन बना लेते हैं, क्योंकि हम उससे स्ट्रांग रहेंगे, छोटा छोटा रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम होगा। तो 13, तो यहाँ पे क्या होता है ना, फंडामेंटल राइट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, क्योंकि भाई मान लो यहाँ पे एक ऐसा सेंटर हो गया जो किसी एक स्टेट के लोगों को जो राइट्स है एज ए इंडिविजुअल, उसको यदि दबाने की कोशिश करेगा, तो ये इसका यूनियन जो इसका फेडरेशन है वही टूट जाएगा। इसीलिए वहां पे फंडा लिबर्टी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, क्योंकि जो यूएसए का जो गठन है ना, वो भाई 13 लोग मिलके किए हैं। ठीक, 13 लोग मिलके किए हैं, और इसमें से एक लोग को भी प्रेफरेंस दिया जाएगा, दूसरे लोग को नहीं प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो ये टूट जाएगा। जैसे देखो जो अब्राहम लिंकन के टाइम में आप देखते हैं, जो सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था, उसके पीछे भी एक रीजन ये था। ब्लैक व्हाइट तो जो भी है आई, लेकिन वहां पे क्या हो गया था, जब भाई नॉर्दर्न स्टेट जो था वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत आगे जा रहा था, साउदर्न स्टेट उतना डेवलप नहीं कर रहा था, तो एक रीजन वो भी था। समझ गए। तो यूएस का गठन इस तरह, स्टेट का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, उससे भी डिपेंड करता है वहां पे फंडामेंटल राइट्स का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। तो दिस इज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो यूएसए के अंदर फंडामेंटल राइट्स और पर्सनल लिबर्टी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। भाई किसी भी स्टेट को नाराज नहीं किया जाता, किसी भी स्टेट के अंदर वहां की जनता को नाराज नहीं कर सकते। ठीक, तो दिस इज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे संविधान 12 से 35 तक संविधान के जो पार्ट 3 है उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, आर्टिकल 12 से 35 तक। इसे मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मैग्ना कार्टा का शब्द जो आया है वो आप देखोगे तो मैग्ना कार्टा का शब्द आया है कहाँ से, ब्रिटेन से आया है। मैग्ना कार्टा ब्रिटेन से आया है, और ब्रिटेन में जब वहां पे मैग्ना कार्टा, जब ब्रिटेन में क्या हुआ कि वहां का जो किंग था, जब किंग पे जो पार्लियामेंट बनाया गया,
पार्लियामेंट बनाया गया, एक काउंसिल बनाई गई, और जब पार्लियामेंट का पावर दिया गया, पार्लियामेंट का कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ता गया किंग के ऊपर। पहले क्या था, किंग के पास में होल राइट्स एंड और इस अथॉरिटी किंग के पास था, मतलब ब्रिटेन के राजा के पास था, ठीक। तो उससे ये मतलब कम करके पार्लियामेंट के पास देने की कोशिश की गई, तो वो वहां से मैग्ना कार्टा वर्ड निकल के आया था, ठीक है। अब देखो, हम यदि संविधान के अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है कि जब भाई इट इज हम हमें दे दिया जाता है किससे, फंडामेंटल राइट्स किससे हम डिमांड करते हैं, स्टेट से डिमांड करते हैं, स्टेट से डिमांड करते हैं। इट इज ए पॉलिटिकल राइट्स, कहा जाता है ये पॉलिटिकल राइट्स है, एक पॉलिटिकल राइट्स है। लेकिन मेरा जो पर्सनल मानना है कि भाई चलो ठीक है, ये पॉलिटिकल राइट्स है और पॉलिटिकल राइट है, लेकिन इसमें आप मतलब यदि आप इसको डीप यदि जाओगे, तो इसमें आपको इनडायरेक्टली यदि देखो, तो इसमें इकोनॉमिक राइट्स भी आपको इनडायरेक्टली देखने को मिलेगा, आपका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी मिलता है। लेकिन डायरेक्टली ये क्या है, एक पॉलिटिकल राइट्स को डिफाइन करता है। जैसे कि मान लो आप वोट, मतलब इसका राइट्स, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14, राइट टू इक्वलिटी, ये क्या होता है, ये आपका पॉलिटिकल है भाई। यदि आपको मतलब किसी कानून के अंदर मान लो कि ये स्टेट है, यदि किसी कानून के अंदर आपको अरेस्ट किया गया और इसको भी अरेस्ट किया गया, तो यहाँ पे यदि दोनों का ऑफेंस सेम है ना, तो ऑफेंस सेम है, तो यहाँ पे पनिशमेंट भी सेम होगा। ये नहीं कि भाई ये अच्छा है, मतलब ये मतलब स्टेट के नज़दीक है तो इसको कम दिया जाएगा, और ये स्टेट से दूर है, मतलब स्टेट का प्रेफरेंस नहीं है इसमें, मतलब स्टेट का ये लोग नहीं है, तो इसको ज़्यादा राइट्स, मतलब ज़्यादा पनिशमेंट दिया जाएगा। नहीं, यहाँ इक्वलिटी की, राइट टू इक्वलिटी की बात की जाती है, ठीक है। ये देखो, जैसे ये हो गया। जब हम इकोनॉमिक फ्रंट पे यदि देखते हैं फंडा, जैसे कि आप देखो आर्टिकल 16 देखोगे, तो आर्टिकल 16 में किस चीज़ की बात की गई है, तो भाई स्टेट के एम्प्लॉयमेंट में सभी की इक्वलिटी दी जाएगी, ठीक। स्टेट की एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, तो जब एम्प्लॉयमेंट होगा तो यहाँ से इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा, ठीक है। तो ये भी एक इनडायरेक्टली तो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की तो बात की जा रही है ना, ठीक है। आर्टिकल 16 में ही रिजर्वेशन की बात की जा रही है। रिजर्वेशन की बात मतलब क्या हो गया, भाई रिजर्व करेगा, मतलब जो सोसाइटी के अंदर कुछ कमजोर वर्ग है उसको स्टेट प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहा है, ठीक है। प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट एक तरीके से दे रहा है, प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट इस सेंस से कि भाई वो बहुत नीचे है, बहुत नीचे इकोनॉमिक फ्रंट पे, और सोशियो एंड इकोनॉमिक, सामाजिक एंड आर्थिक रूप से वो बहुत कमजोर वर्ग है। इसीलिए यदि हम उसको ऊपर लेके आना है, आपके इक्वल लेके आना है, इसीलिए हम उसको रिजर्वेशन दे रहे हैं। यदि रिजर्वेशन देंगे तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्टली इकोनॉमिक राइट्स तो इसमें डिफाइन करता है ना। दूसरा यदि देखोगे यहाँ पे सोशियो सामाजिक आधार पे भी आरक्षण की बात की गई, सोशियल इकोनॉमिक आधार पे भी बात की गई है। सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आधार ये होता है भाई समाज के अंदर बहुत सारा विभेद है, डिफरेंसेज है, मतलब बहुत सारा, मतलब कह सकते हैं डिफरेंसेज है, तो उसको भी इससे कम किया जाएगा, इसलिए भी दिया गया। अब हम आरक्षण को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यदि आप देखोगे तो मेनली ये फंडामेंटल राइट्स में पॉलिटिकल राइट्स की बात की जाती है। पॉलिटिकल राइट्स आपको इसके थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। यू एज ए ह्यूमन बींग, वो भी जैसे कि आर्टिकल 17 देखो, जब आर्टिकल 17 को देखोगे तो इसमें अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को विरोध करता है। तो मतलब नॉट ओनली द पॉलिटिकल राइट्स, इनडायरेक्टली पॉलिटिकल राइट्स है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपके एज ए ह्यूमन राइट्स उसको भी इसके थ्रू प्रोटेक्ट कर रहा है। भाई यू एज ए ह्यूमन, आप ये होना चाहिए कि भाई हमसे कोई वो इसके आधार पे विभेद ना करे, जो भाई तुम छू दोगे तो हम अछूत हो जाएंगे, ठीक है। तो यू एज ए ह्यूमन ये आप एक्सपेक्ट करोगे सोसाइटी से, तो आपकी ये क्या हो गया, एक ह्यूमन राइट्स हो गया, तो इसको भी फंडामेंटल राइट्स के थ्रू प्रोटेक्ट करता है। तो पॉलिटिकल राइट्स है ही, इसके बाद ये भी, जैसे पॉलिटिकल राइट्स में यदि बात किया जाए तो आर्टिकल्स 19 में क्या 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 कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम की जब बात की जाती है, मतलब स्वतंत्रता के अधिकार की जो बात की जाती है, स्वतंत्रता के अधिकार की जो बात की जाती है, तो इसमें बहुत सारे स्वतंत्रता की बात की गई है। जो भाई आप यदि कहीं पे कोई सभा करना चाहते हैं, ठीक है, विदाउट वेपन्स, किसी भी हथियार के बिना, वो भी कर सकते हैं। आप देश के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन
स्टेट लगा सकता है, वो पढ़ेंगे डिटेल्स में, लगा सकता है, लेकिन आप कहीं भी घूम सकते हैं। तो ये सब आपका क्या है, फ्रीडम को, राइट्स को, ये क्या हो गया, एक आपका पॉलिटिकल राइट्स हो गया, ठीक। ये सब चीजें, व्यापार ट्रेड करने का अधिकार हो गया, तो ये सब इकोनॉमिक राइट्स, मतलब राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं तो उसमें बहुत कुछ इंक्लूड हो जाता है। राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं तो बहुत कुछ इंक्लूड हो जाता है। फ्रीडम हो गया, मतलब फ्रीडम मतलब इस स्टेट के अंदर रहने वाले जनता का फ्रीडम, ठीक। फ्रीडम, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मतलब क्या, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। अब कौन से एक्टिविटी, फिर यहाँ पे एक्टिविटी की बात आता है, क्या वो लीगल एक्टिविटी होगा या इलीगल, इलीगल है। जब इलीगल होगा तो फिर स्टेट उस पर कानून के थ्रू आपका एक्शन लेगा, एक्शन लेता है। जब लीगल होता है तो उसका फ्रीडम देता है, ठीक। जब तक आप स्टेट को हैम्पर नहीं करते हैं, जब तक आप सोसाइटी को इफेक्ट नहीं करते, जब तक आप उस स्टेट की सोवरेनिटी एंड मतलब सोवरेनिटी को आप डेंजर नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है, सोवरेनिटी के लिए आप डेंजर नहीं है, तब तक आपको क्या करता है, राइट टू फ्रीडम को स्टेट प्रोटेक्ट करता है, वो देता है, ठीक। तो ये सब चीज आपका क्या हो गया, एज ए यू एज ए ह्यूमन बीइंग आप स्टेट से डिमांड करते हैं, ठीक। समझ गए। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये तो एक बैकग्राउंड हो गया। अब यदि हम यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखेंगे तो फंडामेंटल राइट्स आप देखोगे तो सबसे पहले जो आप फंडामेंटल राइट्स किससे मांगते हो, स्टेट से मांगते हो, स्टेट से मांगते हो ना। तो आर्टिकल्स 12 जो है उसमें डिफाइन किया गया है, जब भाई स्टेट होगा कौन, स्टेट हम किसको बोलेंगे, इस बात को आर्टिकल्स 12 में डिफाइन किया गया है, राज्य की भाई परिभाषा क्या होगा, ठीक है। जब राज्य की बात जब आती है तो राज्य की जब बात आती है, क्योंकि आप जो फंडामेंटल राइट्स का डिमांड कहाँ से करते हैं, राज्य से ही करते हैं ना। जब भाई राज्य हमें इस ये फंडामेंटल राइट्स को दे, यदि हमारा ये फंडामेंटल राइट्स है, यदि वायलेशन भी होता है तो राज्य वायलेट कौन कर रहा है, यदि मेरा फंडामेंटल राइट्स का वायलेट कौन कर रहा है, क्या राज्य ही कर रहा है, ठीक। आपका जैसे मान लो फ्रीडम टू मूवमेंट है, मूवमेंट है, ठीक, मूवमेंट है। जैसे कि मान लो नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ स्टेट है, उसमें आपका मूवमेंट को रोक देता है, ठीक। तो आप कह सकते हैं कि जो भाई ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है, उस राइट्स का वायलेशन हुआ है क्योंकि स्टेट ने रोक दिया है, स्टेट ने रोक दिया मेरा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन। तो आप किससे डिमांड करते हैं, जो भाई स्टेट हमें ये राइट्स दे। फिर स्टेट अपना ग्राउंड देगा, जो भाई हम यहाँ पे आपका रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाया है, तो फिर स्टेट देगा। तो स्टेट को भी राइट्स है जो आपके फंडामेंटल राइट पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, बट डिपेंड करता है सिचुएशन, किस सिचुएशन में लगेगा उसके अकॉर्डिंग वो डिफाइन करेगा, स्टेट बोलेगा। फिर वो केस जुडिशरी के पास आता है तो फिर जुडिशरी देखता है जो भाई स्टेट का जो रेस्ट्रिक्शन है फंडामेंटल राइट्स पे वो जायज है कि नहीं है, जायज है कि नहीं है, फिर जुडिशरी उसको देखता है। समझ गए। तो आप स्टेट से डिमांड करते हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है जब भाई स्टेट हाई कौन, स्टेट हाई कौन। देखिए जब आप स्टेट को देखोगे तो जो आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इवन द एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी वो आपका स्टेट के डेफिनेशन में काउंट होता है। एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होगा, स्टेट एग्जीक्यूटिव, हु इज स्टेट। जब एग्जीक्यूटिव बात करते हैं तो वो हो जाता है आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव मतलब क्या हो गया, विधानसभा मतलब जो सीएम होता है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट उसका वो, ठीक। एंड स्टेट लेजिस्लेटिव जो विधानसभा और विधान परिषद, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, विधानसभा एंड विधान परिषद, जिस स्टेट में विधान परिषद होता है वो क्या हो गया, स्टेट के डेफिनेशन में आता है। जब भाई ये कुछ करे आप इससे डिमांड कर सकते हैं, मतलब ये स्टेट है, ये इससे आप डिमांड कर सकते हैं जो भाई ये हमारा फंडामेंटल राइट्स दे, ठीक है। तो ये हो गया, आप स्टेट से डिमांड करते हैं। और स्टेट से डिमांड क्या करते हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करा दिया गया है। अब देखा जाता है जब भाई वायलेट कौन कर रहा है आपकी उसको, वो कौन कर रहा है, तो राज्य कौन है, राज्य की परिभाषा में ये सब आ रहा है, ठीक है। दूसरा आप देखोगे तो फिर सेंट्रल के लेवल पर देखोगे, राज्य के मतलब स्टेट में ही देखोगे तो राज्य की जो लेजिस्लेटिव ये हो गया, राज्य विधानमंडल हो गया, विधानसभा हो गया। उसके बाद जो आपका लोकल डिसेंट्रलाइज में आप जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जैसे कि आपका पंचायती राज हो गया और जो
म्यूनिसिपैलिटी हो गया, म्यूनिसिपैलिटी वो हो गया, स्टेट की डेफिनेशन पे आ जाता है, ठीक। उसके बाद अब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो गया आपका पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, ठीक है, और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव हो गया, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी में क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट, ठीक है, ठीक। ये सब आपके स्टेट के परिभाषा के अंदर आ जाते हैं। ट्रस्ट ये सब भी आ जाता है, ठीक है। अन्य सभी जो वैधानिक जो मतलब लीगल एंड गैर वैधानिक जो बॉडी, जैसे कि LIC हो गया, ठीक। उसके बाद ONGC हो गया, ठीक। जिससे इस ये सब बॉडी जिसको एक्ट पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाया गया है, ठीक है, पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू बनाया गया, ये सब आपके स्टेट के डेफिनेशन में हो जाता है, ठीक है। और स्टेट का डेफिनेशन जो है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मतलब आपके जुडिशरी के पास जाने के बाद जुडिशरी उसको देख सकता है जो भाई ये स्टेट के डेफिनेशन के अंदर काउंट होगा कि नहीं होगा, समझ गए। जैसे कि मान लो आपका राज्य के ब्लॉक है, ठीक है। अब ब्लॉक के अंदर आपका कोई एसडीएम है, तो ये स्टेट के डिफिनेशन में आएगा ना, क्योंकि ब्लॉक है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो ये स्टेट के डिफरेंस में आएगा। या जो मान लो कि ब्लॉक के अंदर आपका हो गया सीओ है, सर्कल ऑफिसर है, तो वो स्टेट, ये कोई आपका यदि स्वतंत्रता का हनन करता है तो ये स्टेट के बॉडी में आएगा ना, क्योंकि सीओ क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना, स्टेट के लिए काम करता है, ठीक। एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो ये सब स्टेट के डेफिनेशन में आता है, समझ गए। तो आर्टिकल्स 12 है वो स्टेट के बारे में बताता है। जैसे कि मान लो जितने भी पीएसयू है, तो क्या होगा, ये राज्य की बॉडी है, राज्य का इकोनॉमिक बॉडी है, स्टेट का इकोनॉमिक बॉडी है। तो यहाँ पे किसी को एम्प्लॉयमेंट में प्रेफरेंस दिया गया है, किसी को नहीं दिया गया, तो वो आर्टिकल 14 के अगेंस्ट हो जाता है। तो फिर आप जाते हैं कोर्ट के अंदर, जो भाई पीएसयू जो है वो राज्य की बॉडी है, ये राज्य है, वो आर्टिकल 40 का वायलेट किया है, ठीक। तो उसके अंदर आप जाते हैं। तो दिस ऑल थिंग आर अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट which is covered by articles 12. So when we come to the articles 13, जब आप आर्टिकल्स 13 के अंदर आते हैं तो आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है, जो भाई कोई सा भी मतलब लॉ जो अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा, ठीक, वो या फंडामेंटल राइट्स को अगेंस्ट होगा, फंडामेंटल राइट्स को खत्म करने की कोशिश करेगा, वो खत्म हो जाएगा खुद, समझ गए। अब देखो उसमें क्या कहा गया है आर्टिकल 30 में, जो भाई सीधा मानो ना, फंडामेंटल राइट्स को खत्म करने वाली कोई सा भी लॉ होगा वो खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये आर्टिकल 13 में दे रखा गया। तो ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग मतलब आर्टिकल है ये। मान लीजिए कोई विधान आपका हो गया लेजिस्लेटिव बॉडी है, इफ दे मेक एनी लॉ against the public freedom and freedom movement, so you can go through by article 13 in the court, ठीक। इसमें क्या होता है आर्टिकल 13 में, देखिए आर्टिकल 13 में क्या होता है कि इसमें कहा गया है जो भाई जो लेजिस्लेटिव है, जो लेजिस्लेशन है आपका, जो लेजिस्लेशन, या तो मान लो पार्लियामेंट एंड राज्य विधानमंडल, विधानसभा, इसके द्वारा जो कोई ऐसा लेजिस्लेशन किया गया है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे मान लो इसमें, आप जैसे मान लो कि जो आपका गवर्नर है, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, क्योंकि गवर्नर और प्रेसिडेंट, गवर्नर को 213 और प्रेसिडेंट को 123 आर्टिकल्स में क्या करने का राइट्स है, ऑर्डिनेंस लाने का पावर, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, तो ये तो बाद में जाके एक्ट बनेगा, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटर के थ्रू ये एक्ट बनेगा, लेकिन उससे पहले तो ऑर्डिनेंस है। ये तो गवर्नर का ऑर्डर हो गया, प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, तो ये भी यदि अगेंस्ट जा रहा है 6 महीने तक, तो ये ऑर्डिनेंस ही रहेगा ना। ये यदि जा रहा है फंडामेंटल राइट्स का अगेंस्ट, तो ये भी शून्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोई सा भी मतलब मान लीजिए कि सर्कुलर हो गया, लेजिस्लेटिव बॉडी या एग्जीक्यूटिव बॉडी द्वारा कोई सर्कुलर हो गया, कोई ऑर्डर हो गया, जो सब कुछ भी आता है वो यदि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट आएगा तो वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है जब भाई किसी भी लेजिस्लेशन को, कोई सा भी लेजिस्लेशन को आप इस ग्राउंड पे ये ठहराते हैं कि जो भाई
ये जो लेजिस्लेशन है वो हमारा जो मतलब कल्चर है या हमारा जो कोई ऐसा ट्रेडिशन है उसके थ्रू आया है। जैसे कि मान लो सती मान लो, ठीक, सती सिस्टम, एक आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। उसको आप यदि कल्चर और रिलीजन के नाम पे आप बताएंगे कि जो भाई ये हमारे उसके थ्रू आया है, इसीलिए ये लेजिस्लेशन बनाया कि जो भाई सती जो है वो गलत नहीं है, तो भी ये गलत हो जाएगा। मतलब तब भी वो लेजिस्लेशन गलत हो जाएगा यदि इवन आपके आपके ट्रेडिशन या कल्चर से क्यों ना आया, आपके रिलीजन ट्रेडिशन कल्चर से क्यों नहीं आया हो, लेकिन इससे रिलेटेड जो कोई लेजिस्लेशन होगा वो भी गलत हो जाएगा जब वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करेगा। ठीक, तो दिस इज द आर्टिकल 13, समझ गए। तो ये आपका आर्टिकल 13 हो गया। अब यदि देखोगे तो हमने राज्य की परिभाषा को देख लिया और ये आर्टिकल्स 12 आर्टिकल 13 को देख लिया। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स 14 जिसमें राइट टू इक्वलिटी की बात की जाती है, 15, और उसके बाद फर्दर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और फंडामेंटल राइट्स को हम प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।